हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को नमस्कार। कैसे हैं भाई आप सब? एक बार जल्दी से बताएंगे। चलिए, तो आशा करेंगे सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और इसी के साथ कल तक हम लोगों ने सेल पढ़ लिया था, कोशिका के बारे में समझा कि पहली डेड सेल, लिविंग सेल किसने खोज करी थी। अब बात करेंगे कि किस प्रकार से हमारे बाकी के सेल ऑर्गेनल्स देखे जाते हैं, यानी कि कोशिकांग देखे जाते हैं। राधे राधे, राम राम भाई, नमस्कार सभी को। एरर दिखा रहा है? अच्छा, कहाँ? चलो, अभी सब कुछ ठीक है। जय जगन्नाथ, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो चलिए एक बार शुरू करते हैं। ये आपका एक सेल है यहाँ पर, जिसके अंदर बैठे हुए सभी कोशिकांग हमें आज यहाँ पर पढ़ने हैं। सेल तक काफ़ी कुछ चीज़ें हमें क्लियर हो गई थी कि मल्टी सेल्यूलर क्या है, यूनिसेल्यूलर क्या है। एक छोटा सा डिफरेंस और समझते हैं, एक डिवीजन को और यहाँ पर समझ लेते हैं कि किसको कहा जाता है प्रोकैरियोटिक और किसे कहा जाता है यूकैरियोटिक। फिर शुरू करेंगे आपके कोशिकांग को। हम बात कर रहे थे जिस प्रकार से यूनी और मल्टी सेल्यूलर में, ऐसे ही प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं और एक आते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अब इन दोनों में क्या अंतर है और इन वर्ड का क्या मतलब है, ठीक है, इनको समझते हैं कि इन शब्दों का यहाँ पर क्या मतलब है। देखो, प्रो मतलब क्या हुआ कि हम किसी भी प्राथमिक चीज की बात कर रहे हैं। कोई भी चीज ऐसी है जो कि अभी एडवांस नहीं हुई है, ठीक है, कोई भी चीज ऐसी है जिसके अंदर अभी पूरी मैच्योरिटी नहीं आई है, हम यहाँ पर उसके बारे में बात कर रहे हैं। प्रो मतलब मैं कह सकती हूँ प्राथमिक है, जो पहले आया हो, ठीक है, जिसका फुल्ली डेवलपमेंट अभी ना हुआ हो। कैरियो वर्ड जो आता है, ये आता है आपके केंद्रक के लिए, जो हमारे पूरे कोशिका के बीचों बीच में बैठा होता है। उसके संबंध में कहीं पर भी आपको ये वर्ड दिख जाता है KARYO, कैरियो, ठीक है। तो समझ जाना ये किससे संबंधित है, केंद्रक से संबंधित है। केंद्रक के अध्ययन को हम कैरियोलॉजी कहते हैं। केंद्रक के अध्ययन को कैरियोलॉजी कहा जाता है। तो इसी प्रकार से हमने कहा कि भैया जिसका केंद्रक कैसा है, प्राथमिक है, मतलब इसके अंदर अभी पूरी तरह से मैच्योरिटी नहीं आई है, ये पूरी तरह से एडवांस नहीं हुआ है, बस हाँ इसकी कुछ अंग जो है वो बन गए हैं। तो इस प्रकार की कोशिका को कहा जाता है, इस प्रकार के जीवों को कहा जाता है प्रोकैरियोटिक जीव। प्रोकैरियोटिक जीव। आप अगर इसका उदाहरण देखेंगे तो यहाँ एग्जाम्पल बनता है बैक्टीरिया का। किसका? जीवाणु का। जीवाणु क्या है? एक प्रकार से प्रोकैरियोटिक है। आप लिख सकते हैं इसका पहला पॉइंट कि यहाँ पर ऑल ऑर्गेनेल्स आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। कहने का मतलब ये झिल्ली बाधित कोशिकांग यहाँ पर नहीं होते, किसी के ऊपर भी एक कवरिंग आपको लगी हुई नहीं दिखाई देगी। झिल्ली बाधित कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। इसी के साथ इनके शरीर में डीएनए जो पाया जाता है, ये लीनियर डीएनए उपस्थित होता है, यानी कि रेखीय डीएनए यहाँ पर उपस्थित होता है। रेखीय डीएनए यहाँ पर पाया जाता है। साथ में लिखते चलना। क्लियर है? समझ पा रहे हैं कि मैम इसके अंदर होगा क्या है? इसके अंदर कंप्लीटली आपकी डेवलपमेंट नहीं हुई है। क्लास दिखा नहीं रहा है बेटा। क्लास सुबह 7 बजे से चल रहा है, ठीक है, अभी हमने क्लास को शुरू की है, कल का क्लास नहीं चल रहा। अच्छा ठीक है शुभम, एक बार मैं क्लास के बाद चेक करवा लेती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। ब्रिजमोहन गुड मॉर्निंग। चलिए शुभम, मैं एक बार क्लास के बाद चेक करा लूंगी कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। अभी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, जो भी आपके डाउट्स रहते हैं उनको फिर हम सेशन के बाद लेते हैं। बाकी अभी तो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर चलने दो एक बार। क्लियर? तो इसमें हमारे जितने भी कोशिकांग होंगे, डेफिनेटली मैम मैं अगर मान के चलूं कि मेरे पास ये पूरी की पूरी सेल है, तो सेल के अंदर बीच में न्यूक्लियस बैठा होगा, यहाँ साइड में अंतःप्रद्वी जालिका होती है,
ठीक है। इधर कहीं आपका इसके जस्ट सामने की तरफ गोल्गी बॉडी लगी हुई दिखाई देती है, और गोल्गी बॉडी के अलावा कुछ राइबोसोम होंगे, कुछ लाइजोसोम्स होते हैं, कुछ आपके माइटोकॉन्ड्रिया बैठे होते हैं। इन सभी के ऊपर कुछ तो ऐसे होंगे जो कोशिकांग आपको दिखाई ही नहीं देंगे। आप अगर बात करेंगे किसी प्रोकैरियोटिक, किसी बैक्टीरिया की, तो वहाँ पर ये सारे के सारे कोशिकांग आपको नहीं दिखेंगे। वहाँ कुछ होते हैं, जैसे कि वहाँ पर न्यूक्लियस भी नहीं होता। न्यूक्लियस की जगह क्या होता है, वहाँ पर पाया जाता है न्यूक्लियोइड। मतलब न्यूक्लियस के अंदर हम डीएनए को देखते हैं। हम अगर इस सेल को देख रहे हैं तो इसके पास क्या है, यहाँ पर डीएनए मौजूद है। ये डीएनए है न्यूक्लियस के अंदर। तो इस प्रकार की कोशिका को जो पूरी तरह से मैच्योर दिख रही है, जिसे हम आगे तक पढ़ेंगे, इनको कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। यू मतलब होता है ट्रू, मतलब सच्चा। कहीं पर भी दिख जाए ना तो समझ जाना कि भैया ये सच्ची, ये प्रॉपर एक फुल्ली डेवलप्ड जो कोशिका है वो आपको नजर आ रही है। क्लियर है? तो कुछ इस प्रकार से आपकी यूकैरियोटिक, जिसका न्यूक्लियस, कैरियो वर्ड अगेन किसके लिए आ रहा है, न्यूक्लियस, इसके पास ट्रू न्यूक्लियस है। और इसके पास, यानी कि जो हम पिछला वाला देख रहे हैं, यहाँ पर न्यूक्लियस भी कैसा होगा, कुछ बीच में इस प्रकार से आपको ये दिखाई देगा घूमता हुआ। ठीक है, मतलब इसका कोई शेप नहीं होगा कि यहाँ पर प्रॉपरली आपको एक न्यूक्लियस दिख रहा हो अलग अलग से। यहाँ पर आपका जो डीएनए होता है वो लीनियर डीएनए होता है, मतलब सिंपल आपको कुछ इस प्रकार के धागे दिखाई देंगे। अदरवाइज जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है वो ऐसे डबल हेलिक्स फॉर्म में होता है। डीएनए जिसे हम कहते हैं आपका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, जो कि आपके आनुवंशिक पदार्थ के अंदर देखा जाता है। तो ये सब चीज़ें अभी हम आगे जब पूरा सेल ऑर्गेनल पढ़ लेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। अभी के लिए इसको लिख लो कि यहाँ पर सारे ऑर्गेनल, सारे कोशिकांग झिल्ली बाधित नहीं होते। इसके पास लीनियर डीएनए पाया जाता है। इसका अगला पॉइंट आप यहीं पर इसके नीचे प्रोकैरियोटिक में लिख लेना कि यहाँ पर न्यूक्लियोइड उपस्थित होता है। न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियस। यहां न्यूक्लियोइड पाया जाता है केंद्रक की जगह। क्लियर हो रही है कहानी सबको? दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या आती है कि भैया यहाँ पर मैम पीडीएफ अपलोड करवा दो। चलो मैं पीडीएफ एक बार अपलोड करवा दूंगी, एक बार चेक कर लेना। कल भी होनी थी, कल शायद अगर नहीं हो पाई है तो मैं आज चेक करके अभी आपकी क्लास का भी और इसका सॉर्ट करा देंगे। चंद्रकांत परेशान ना हो। अगला पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पर कुछ राइबोसोम्स होते हैं जिनका टाइप होता है 70S। ये सब अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए बस लिख लो इन्हें। जिनका टाइप होता है 70S। राइबोसोम कैसे हैं? 70S टाइप के हैं। 70S टाइप के हैं। प्रोकैरियोटिक को कुछ ऐसा समझेंगे जिनके पास पूरी सेल के अंदर जो भी एक्चुअली हम देखते हैं वो सारी चीज़ें नहीं होती। जो हम आगे तक आपके हर एक सेल में, मानव के, प्लांट के, सबके सेल में देखते हैं, वो सब नहीं होती। एक छोटा सा जीवाणु है जिसके पास कुछ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे एक राइबोसोम आ गया 70S टाइप का। न्यूक्लियस तो नहीं आया लेकिन न्यूक्लियोइड आ गया, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि भाई कोई चीज़ डेवलप होना शुरू हो रही है, अभी इसकी स्टार्टिंग है और यहाँ से कहाँ जा रही है, एडवांस होने पर यहाँ आएगी तो मैच्योर हो जाएगी। तो अब ये प्रोकैरियोटिक सेल जो है ये पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, इसके अंदर कुछ चीज़ें उपस्थित हैं और कुछ अनुपस्थित हैं। तो इसी आधार पे हमने जो जो उपस्थित था वो यहाँ पर लिख लिया कि डीएनए होगा तो लीनियर होगा और किस प्रकार से ये देखा जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम यूकैरियोटिक पे आते हैं। यू का मतलब होता है ट्रू। ट्रू मतलब मैंने अभी आपको बताया सच्चा, जिसके पास पूरी तरह से विकास हो चुका है और इसकी कोशिका आपको फुल्ली डेवलप दिखाई देती है। इसे कहते हैं यूकैरियोटिक जीव। सभी पादप, जंतु सब इसी के अंदर आते हैं। इसके उदाहरण में आप लिख सकते हैं पादप हैं, जंतु हैं। ठीक है, लगभग सभी आपको इसके अंदर देखेंगे। यहां पर बात करें तो ऑल सेल ऑर्गेनल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब इन सब के ऊपर एक एक झिल्ली उपस्थित होती है। और अभी इन लाइनों से घबराना मत, अभी हम आगे एक एक डिटेल में पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। सभी कोशिकांग क्या हैं? झिल्ली से बंधे हुए हैं, झिल्ली बाधित है। दूसरा लिखिए यहां पर
सर्कुलर डीएनए फाउंड, यहाँ पर आपका गोलाकार डीएनए पाया जाता है। फिर तीसरा पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे हम कि इसके पास न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। न्यूक्लियस प्रेजेंट यानी कि केंद्रक क्या है, उपस्थित है। ठीक है, केंद्रक क्या है, उपस्थित है। लिख लो एक बार इसे। एस मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, अभी थोड़ा सा समझेंगे ना, राइबोसोम्स पढ़ते हैं वहाँ एस आपका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है जिसको हम एक इकाई मानते हैं स्वेडबर्ग्स यूनिट की। अभी सब कुछ पढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको इसीलिए बोल रही हूँ इनको लिख लो, हम अभी एक एक ऑर्गेनल को पढ़ते चलेंगे तो और चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, हाँ रिया बिल्कुल हो जाएगा। सबको समझ में आ रही है चीज़ें? तो इसे कहा हमने यूकैरियोटिक। बेटा डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर, तो ये जो भी हम डीएनए की बात करेंगे, सर्कुलर डीएनए भी होता है, यहाँ पर हेलिक्स वाला डीएनए भी होता है, ये सब न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। तो डीएनए भी है और न्यूक्लियस भी उपस्थित है। डीएनए भी है और न्यूक्लियस भी यहाँ पर उपस्थित है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही तो डीएनए पाया जाता है। वो तो प्रोकैरियोटिक था जिसके पास न्यूक्लियस नहीं था, उसका डीएनए बिखरा हुआ दिखाई दे रहा था, न्यूक्लियस की जगह वहाँ न्यूक्लियोइड नाम का एक स्ट्रक्चर बन रहा था। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर कहते हैं। चलिए इसके आगे एक और नेक्स्ट पॉइंट जो अभी आपने यहाँ लिखा था, यहाँ लिख लीजिएगा। राइबोसोम होते हैं यूकैरियोटिक के नीचे ही लिखना। राइबोसोम जो यहाँ पाए जाते हैं वो होते हैं 80S टाइप के। एस इसकी यूनिट होती है। इसके राइबोसोम 80S कैटेगरी के होते हैं। इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन बनाने में मदद करेंगे, प्रोटीन फैक्ट्री। तो ये थे हमारे प्रो और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। अब बात आती है सभी सेल ऑर्गेनल्स की जो हमने इनके अंदर पढ़े। हम मेजरली जो बात करते हैं प्लांट और एनिमल सेल की बात करेंगे, जिसमें आपके कुछ इस प्रकार से यूकैरियोटिक सेल देखा जाता है। अब अगर इनके सभी कोशिकांग को देखा जाए तो भाई हम तो कल तक ये पढ़ते आए थे ना कि मैम हमारे पास डेड सेल बना, फिर लिविंग सेल आया, जीवित कोशिका आई, एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक ने खोजी, फिर सेल थ्योरी देने आ गए, फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं भैया सारे सेल्स पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनते हैं। तो ऐसे पोस्टुलेट्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिए। अब इसके बाद हम ये जानेंगे कि ये जितने भी अलग अलग छोटे छोटे से कोशिकांग बने, उसको बनाने के लिए अपना एक माइक्रोस्कोप खोजा गया, जिस माइक्रोस्कोप को कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बोलो एक बार। ठीक है, अब कुछ देर के लिए इसको बिल्कुल एक तरफ रख दो, आगे की चीजों को पढ़ते हैं। फिर जैसे ही हमारे सारे सेल ऑर्गेनल्स खत्म हो जाएंगे, इस टेबल को तुम्हें दोबारा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही चीजें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। बात मेरी इतनी समझ में आ रही है? यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल प्लांट और एनिमल है। कुछ देर के लिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला लाइन। ठीक है, यहां पर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप was discovered by Knoll and रस्का। ये दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1940 में इसकी खोज करी। 1940 में नॉल व रस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की। क्लियर है? किसने करी थी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज इन्होंने यहां पर करी थी। चलिए यूकैरियोटिक फिर से समझाइए। चलिए ठीक है, एक बार यूकैरियोटिक और समझ लेते हैं। आ जाओ फिर यूकैरियोटिक की तरफ बढ़ते हैं। यूकैरियोटिक की तरफ बढ़ते हैं। यहां तक कोई समस्या नहीं है? ये लाइन लिख ली सबने? आप कह रहे हैं मैम यूकैरियोटिक क्या होता है? यूकैरियोटिक की अगर हम बात करेंगे, ये जो हमने कोशिका की बात करी है, ये कोशिका है यूकैरियोटिक। एक नॉर्मल अगर मैं सेल की बात करूं, अब तक आपने देखा कि क्या क्या सेल बने, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स की खोज हुई इस वाले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा।
इसके बाद जो कहानी आई थी उसमें हम एक सेल को देखेंगे, उस सेल में क्या आता है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। चलो आ जाओ ज़रा यहाँ पे। हम देख रहे हैं कि भैया हमारे पास एक कोशिका है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये एक सेल है। इस सेल के अंदर एक झिल्ली और पाई जाएगी, ये डबल प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन इसकी यहाँ पर उपस्थित होगी। इसके बीचों बीच में एक केंद्रक होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। अब समझ के चलना भाई, बीचों बीच में केंद्रक पाया जाता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। इसके न्यूक्लियस से जस्ट लगी हुई, बिल्कुल यहाँ से चिपकी हुई कुछ इस प्रकार का एक जाल दिखाई देता है आपको। ठीक है, कुछ इस प्रकार का एक जाल नजर आता है। इस जाल को कहते हैं अंतःप्रद्वी जालिका। ये भी एक कोशिकांग है। एक बात सुनो कि मैम पूरे कोशिका के अंदर जो भी ऑर्गन्स होंगे उन्हें कोशिका का अंग ही तो कहा जाएगा। तो अब इसके अंदर जो भी आ रहा है ये सब क्या है, ये कोशिकांग है। ये सारे के सारे कोशिकांग कहाँ पर तैर रहे हैं, यहाँ एक लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ पूरे में एक द्रव्य भरा हुआ है। ये सब इसके अंदर क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं। और इस लिक्विड को हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य। बोलो कोई समस्या है यहां तक? हाँ भाई, कोई समस्या है आप? ठीक, यूकैरियोटिक का बेटा एग्जाम्पल प्लांट और एनिमल सेल है जो कि हम पढ़ रहे हैं। ये केंद्रक है, ये अंतःप्रद्वी जालिका है। इसी प्रकार से बाकी के कोशिकांग, मैंने कहा ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है मेरे पास, ये बैठा हुआ है, सूत्रकणिका जैसे कहा जाता है। यहाँ कुछ छोटे छोटे से राइबोसोम्स दिखाई दे जाएंगे, कुछ आपके लाइजोसोम उपस्थित होते हैं, बराबर में गोल्गी काय नाम की एक अलग कोशिकांग उपस्थित होता है। तो ये जो भी ऑर्गन सेल के अंदर हैं ये सब यूकैरियोटिक सेल में हैं। और ये सारे कोशिकांग जो हैं ये एक द्रव्य में तैर रहे हैं जिसको हमने नाम दिया आपका कोशिका द्रव्य। हाँ भाई, प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सब में आपको इसी प्रकार से दिखाई देता है। रोहित क्लास के बाद मिल जाएगी, क्लास के बाद मिल जाएगी। ये देख रहे हो आप, ये पूरा एक सेल दिख रहा है, इसके बीच में ये वाला हिस्सा क्या दिख रहा है मैम, इसी को हम केंद्रक कहते हैं। इसके अंदर आपको यहाँ डीएनए दिख जाएगा। ये सराउंडिंग में एक जाल सा लगा हुआ है, इस जाल को अंतःप्रद्वी जालिका कहा जाता है। ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया हैं, यहाँ साइड में बाकी के लाइजोसोम्स वगैरह दिख रहे हैं। ये एक वैक्यूल आ रहा है, ये गोल्गिकाय आ रही है। तो ये सब ऑर्गेनल्स हैं, ये सब कोशिकांग हैं। ठीक है, इन्हीं को हम पढ़ेंगे कि गोल्गी बॉडी क्या है, अंतःप्रद्वी जालिका क्या है, न्यूक्लियस क्या है, इन सब की डिटेल पढ़ेंगे कि ये क्या क्या काम कराते हैं। तो चलिए कुछ इस प्रकार से ये जो आपका ऑर्गन है जिसे हम कहते हैं सेल ऑर्गेनल, ये सारे अलग अलग इंडिविजुअल आप देख पा रहे हो, इन सब का अध्ययन हमें यहाँ पर करना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक कोशिका से। ये आप देख रहे हो कि मैडम एक कोशिका है, देख लो भाई ध्यान से, दिख रहा है? अब ये कोशिका जो है इसके बाहरी तरफ, अंदर का स्ट्रक्चर नहीं देख रही मैं अभी, इसके बाहरी तरफ क्या है, बाहरी तरफ एक झिल्ली है, अपने आप एक लेयर लगी हुई है। वो लेयर प्लांट में अलग, एनिमल में अलग होती है। ठीक है, दोनों में अलग अलग होती है। प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल नेहा बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया को कहते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है। एक बार उसका भी डायग्राम देख लो अगर किसी को डाउट लग रहा है तो। ये देखो, ये है आपकी एक प्रोकैरियोटिक सेल। ये जो आप देख रहे हो नॉर्मल आपका एक कोशिका है, एक फ्लैजिला भी निकला दिख रहा है, ये बीच में न्यूक्लियोइड जैसा बिखरा हुआ सा आपको नजर आ रहा है। कोई समस्या? डीएनए न्यूक्लियस में होता है। ये आपका एक यूकैरियोटिक जो हम अब पढ़ने वाले हैं, पूरे चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो हो जाएगा। करेक्ट? बढ़ जाए भाई आगे। तो सबसे पहले कोशिकांग की तरफ बढ़ रहे हैं और उसमें पहली हेडिंग डालेंगे, फर्स्ट पॉइंट डालेंगे सेल वॉल। सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। अब कोशिका भित्ति क्या है, सेल की वॉल क्या आप समझ पा रहे हो कि भैया क्या होगी? आपने कहा कि मैडम मेरे पास ना एक प्लांट की कोशिका है, ये देखो इधर, ये एक प्लांट सेल है, ये मेरे पास एक जंतु कोशिका है। प्लांट की सेल में एक बाहर की तरफ झिल्ली और उपस्थित होती है, या मैं ये कहूं कि इसके पास दोहरी झिल्ली पाई जाती है। ये जो आप आउटर लेयर देख रहे हो इसको नाम देते हैं सेल वॉल। ये क्या है? एक प्लांट सेल है, एक पादप कोशिका है। आपने कहा ठीक है मैम, ये मान लिया मैंने, बाहर की तरफ एक दीवार है, कोशिका भित्ति है।
फिर ये अंदर की तरफ क्या है, अंदर वाली, इसके भीतर वाली, और इसी प्रकार से जंतुओं में, इन दोनों को नाम देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसको हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि आपकी जो प्लाज्मा झिल्ली होती है ये पाई जाती है। तो आप एक छोटी सी डिफरेंस को देख सकते हो कि अगर मेरे पास जंतु की कोशिका, जंतु की यानी कि एनिमल की कोशिका है, ठीक है, और मेरे पास प्लांट सेल है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में ये डिफरेंस है कि भाई साहब यहाँ प्लांट में सेल वॉल पाई जाती है और एनिमल में सेल वॉल नहीं है। एनिमल के अंदर कोई भी मैं जंतु कोशिका लेके चलूंगी, उसके बाहरी तरफ केवल एक ही झिल्ली दिख रही है, केवल ये एक ही लेयर दिख रही है, जो प्लांट्स में अंदर की तरफ है। क्या ये बात सबको समझ में आई? एक थम्स अप का साइन भेजो जल्दी से, जल्दी जल्दी से बताओ एक बार। हाँ भाई, अरे रोहित भैया सुन लिया मैंने, मिल जाएगी, क्लास खत्म होने दो, एक बार खत्म होने दो पहले क्लास को, ठीक है। एक ही एग्जाम्पल नहीं होता, यूकैरियोटिक में प्लांट एनिमल आता है, प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया आता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया आता है। इसको बना लेना ताकि तुम्हें याद रहे, इसको बना जरूर लेना कि सेल वॉल केवल और केवल हमारी कहाँ पाई जाती है, प्लांट में, एनिमल में नहीं दिखाई। बना लिया सबने? एनिमल में नहीं होती पिटाई, एनिमल में सिर्फ एक ही लेयर होती है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं, आप यहां पर लिख सकते हैं कि ये जो प्लांट सेल होती है, ये देखो कुछ इस प्रकार से दिखी होती है, ये है प्लांट सेल। ये बाहर की तरफ जो झिल्ली दिख रही है ना आपको, ये झिल्ली है। फिर अंदर एक और झिल्ली दिख रही है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तौर पे मैंने कहा, ये एक, ये दो, ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है, ये पूरी की पूरी क्या है, ये पूरी की पूरी आपकी मिलकर के सेल वॉल बना रही है। सेल वॉल भी तीन भागों में बटी होती है। एक आप ये देख पा रहे हो अंदर वाली सेल है, जिसे हमने कहा प्राइमरी वॉल, अंदर वाली वॉल है। फिर आपकी ये दूसरी बाहरी एक द्वितीय वॉल दिख रही है, और ये वाला हिस्सा मध्य लैमेला का दिखाई दे रहा है। ये तीनों मिला करके सेल वॉल बनाते हैं। और फिर इसके अंदर ये जो नीला वाला हिस्सा दिख रहा है, ये नीला वाला हिस्सा कहलाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो एनिमल के अंदर भी उपस्थित होती है। तो इसको कहते हैं सेल की वॉल, बाहर की दीवार। और अंदर के सारे कोशिकांग आप देख पा रहे हो, ये न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी काय, वैक्यूल, ये सब दिख रहे हैं अलग अलग से, ठीक है। तो चलो लिखते हैं एक बार, प्लांट और एनिमल में मेनली ये कहां पाई जाती है, इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट एब्सेंट इन एनिमल सेल। यह पादप कोशिका में उपस्थित होती है पर जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। यह क्या है, बाहरी दीवार है। इट फॉर्म्स द आउटर लेयर ऑफ सेल। यह कोशिका की बाहरी आवरण बनाता है। क्लियर है सबको? सेल वॉल कंप्राइजेस ए प्राइमरी सेल, बी सेकेंडरी सेल, और सी मध्य लेमेला या मिडिल लेमेला। कोशिका भित्ति में
प्राइमरी यानी कि प्राथमिक कोशिका, फिर आती है आपकी द्वितीय झिल्ली और मध्य लैमेला भी उपस्थित हैं। जो नोट कर रहे हैं एक बार लिख लीजिए, इन तीनों से मिलकर के आपकी ये सेल वॉल जो है ये बनी हुई नजर आती है। बाहरी स्ट्रक्चर है, बाहरी स्ट्रक्चर है। हाँ हाँ बिल्कुल, बार बार देख सकते हो, डिलीट कुछ नहीं हो रहा। काहे डिलीट करा रहे हो भाई। एमसीक्यू आपको करवा दिए जाएंगे, पहले पढ़ लीजिए, एमसीक्यू तक बाद में पहुंचेंगे। किसी को कोई डाउट लग रहा है यहाँ तक? चलो, ये अलग अलग झिल्लियां होती हैं, प्राइमरी अलग, सेकेंडरी अलग, मिडिल लेमेला अलग। मध्य लेमेला की बात करूं तो ये आपकी पैक्टिन की बनी हुई नजर आती है। मतलब सबके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ये मिलकर के किससे बन रही है, वो सबके अलग अलग आपको यहाँ पर नजर आते हैं। ठीक है, चाहो तो लिख लेना। मध्य लेमेला के आगे ये है मेड ऑफ पैक्टिन, ये है पैक्टिन से बनी है। कैल्शियम के और मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं यहाँ पे। ये जो सेकेंडरी वॉल बनती है आपकी, ये बनती है सुबेरिन की, लिग्निन की। ठीक है, और आपका एक कैल्शियम पैक्टेट भी आ जाता है। इन सब से मिलकर के ये आपकी बन रही होती है। और ओवरऑल बात करें तो सेल्यूलोज है ही है जो इसको बनाने में सक्षम होता है। ठीक है, हाँ कल का मैं एक बार देख लूंगी। देखो बच्चों, सेल वॉल की हम बात कर रहे हैं, एक बार इसको फिर से समझ लो। सेल वॉल में 3 झिल्लियां हैं, मध्य लैमेला बिल्कुल ये बीच वाला पोर्शन, सेकेंडरी और प्राइमरी, प्राथमिक और द्वितीय, ये 2। इन तीनों को मिलाकर के ये पूरी की पूरी एक झिल्ली बनती है। और तीनों भी अलग अलग, मैं बात करूं ये किससे बन रही है, इसका क्या मटेरियल है, किससे बनी हुई है, तो आप बोलोगे मैम सुबेरिन, लिग्निन, ऐसे अलग अलग इनकी इंजाइम्स की बनी हुई है। प्राइमरी की बात करूं तो प्राइमरी सबसे पहले बन जाती है। जब प्राइमरी वाली मैच्योर हो जाएगी तब बनेगी सेकेंडरी वाली आपकी, और बीच में ये मध्य लैमेला दिखाई देता है। ये किससे बना हुआ है, ये अभी हमने बात करी पैक्टिन, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट होंगे इसके अंदर, उससे बना रहा होगा। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये 3 झिल्लियां आपकी बन जाती हैं कि ये मध्य लैमेला है, ये प्राइमरी और फिर सेकेंडरी वॉल आ जाएगी। फिर अंदर की तरफ आती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बोलो समझ आ रही है कि नहीं आ रही? क्या आप ऑफलाइन पढ़ाते हो? हाँ बेटा ऑफलाइन क्लास चल रही है। अभिमन्यु, मैं एक बार क्लास के बाद बात कर लूंगी क्या प्रॉब्लम है, ठीक है? परेशान मत होइए, अभी फिलहाल इस वाले को कवर कर लेते हैं। क्लियर है सबको? ठीक है अभिमन्यु, चलो तो इसी को हम नाम देते हैं, ये आपकी बनी हुई किससे, इन तीनों से बनी है, लिख लिया है। इसी के आगे लिखेंगे कि मैडम ये हमारी जो मेन प्लांट्स के अंदर उपस्थित होती है, इसके अलावा और कहाँ होती है? एनिमल्स में तो नहीं होती, लेकिन प्लांट के अलावा और भी तो बहुत सारे जीव होते हैं, क्या वहां नहीं होगी? ये बिल्कुल होती है। तो आप लिख सकते हो कि प्लांट सेल में, देखो प्लांट के सेल के अंदर ये जो कोशिका भित्ति है ये किससे मिलकर के बनी है? सेल्यूलोज से। ठीक है, इसका कंपोजिशन डाल लेना यहाँ पर हेडिंग, और यहाँ लिख देना सेल, कोशिका और उसकी संरचना की वो किससे मिलकर के बनी हुई है। ये एक टेबल बना लेते हैं। यहां बनी है सेल्यूलोज से, ठीक है,
अगली बात करेंगे पादप कोशिका के बाद। ये प्लांट में तो आपने लिख दिया पादप। मैं अगर किसी एल्गी की बात करूं यानी कि शैवाल की बात करूं, तो शैवाल में भी एक किससे मिलकर बनी है? सेल्यूलोज से बनी है। आपने कहा नहीं मैम मुझे आप ये बताओ फंगस में, जो फंगस होती है, जो कवक होती है, वहां किससे मिलकर के बनी होगी? तो वहां पर काइटिन की बनी हुई होती है, काइटिन की बनी होती है। ठीक है, इसके बाद बैक्टीरिया की अगर मैं बात करूं, यानी कि जीवाणु की अगर मैं बात करूं, तो भाई जीवाणु में पेप्टाइडो ग्लाइकन एंड म्यूरिन से ये बनती है। पेप्टाइडो ग्लाइकन व म्यूरिन। तो ये सारे अलग अलग पूछ लिए जाते हैं, अलग अलग पूछ लेता है कि भाई प्लांट सेल किससे बना है, एनिमल सेल ये आपका एल्गी किससे बना हुआ है, इसकी सेल वॉल किससे बनी है, कवक की किससे बनी है, बैक्टीरिया की किससे बनी है। तो आप ये नाम यहाँ पर जो है वो दे सकते हैं। इसको एक बार लिख लीजिए। माइक्रोफिब्रिल्स इसको कनेक्ट करने हैं बीच में, जो आपके अलग अलग वॉल्स हैं उसे कनेक्ट करने के लिए उपस्थित होते हैं। ठीक है, चलिए। होता क्या है ना कि मैम हमें होती है जल्दबाजी, और जल्दबाजी में हम रुकना नहीं चाहते। चैप्टर खत्म हो गया क्या, मुझे ये बताओ? चैप्टर अभी शुरू हुआ है, अभी तो हमने सेल वॉल पढ़ी है। तो सेल वॉल के आगे मेम्ब्रेन भी पढ़ेंगे, न्यूक्लियस भी पढ़ेंगे, अंतः पृथ्वी जालिका भी पढ़ेंगे, हम सब कुछ पढ़ेंगे। तो तुम टेंशन में काहे रहते हो? क्यों भाई टेंशन में काहे रहते हो? अरे जब सब कुछ पढ़ना है अभी, तो एक एक डिफरेंस समझ में भी आएगा कि मैम ने अभी सेल वॉल समझाया, चलो समझ गया। अगली क्या आएगी? वो सेल मेम्ब्रेन आएगी, तो उसके बारे में समझेंगे वो क्या है। ठीक है, तो धीरे धीरे करके एक एक चीज समझ में आ जाएगी। एकदम से ये नहीं कि मैम आपने एबीसीडी पढ़ाई है, पहले ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी खोल के बताओ इस वर्ड का मतलब क्या है। तो ऐसे थोड़ी काम चलेगा बेटा, पहले एबीसीडी समझ रहे हैं हम, चैप्टर के अंत में बताना कि मैम अब ये चीज समझ में नहीं आई। चलिए यहां तक क्लियर हुआ, सबने लिख लिया? तो इसे कहते हैं हम कोशिका भित्ति, सेल वॉल। अब इस सेल वॉल के अंदर आएंगे दूसरी लेयर पे, तो वो आती है सेल की मेम्ब्रेन। और मान के कुछ ऐसा चलो कि ये सेल मेम्ब्रेन तो दोनों में होती है, प्लांट में भी होती है, एनिमल में भी होती है। तो अगर मैं बात कर रही हूँ किसी प्लांट की, तो आपने कहा ये बाहर वाली कोशिका भित्ति हो गई, सेल वॉल हो गई, किससे मिलकर बनी थी? सेल्यूलोज से। अंदर की तरफ आएंगे तो ये क्या है? ये आपकी सेल मेम्ब्रेन आ गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे हम कहते हैं। इसके अंदर एक भरा हुआ है लिक्विड। यहाँ ये पूरे में क्या भरा हुआ है? एक लिक्विड भरा हुआ है। और इस लिक्विड को अभी हमने क्या नाम दिया? साइटोप्लाज्म का नाम दिया, साइटोप्लाज्म। इसी लिक्विड के अंदर, अभी तो मैं सिर्फ नॉर्मल देख रही हूँ, ये साइटोप्लाज्म है, कोशिका का द्रव्य है, कोशिका के अंदर है। मान लो मैंने यहाँ पर क्या ले आई? मैं बीच में न्यूक्लियस ले आई। अब न्यूक्लियस एक जीवित कोशिकांग है, एक लिविंग कोशिकांग है, एक लिविंग सेल ऑर्गेनल है। जैसे ही ये केंद्रक आया, अब मैं इस लिक्विड को क्या और नाम दे सकती हूँ? प्रोटोप्लाज्म भी नाम दे सकती हूँ। ठीक है, तो आपसे कई जगह साइटोप्लाज्म लिखा होगा, कई जगह प्रोटोप्लाज्म लिखा होगा। अंतर बस इतना है कि इसको हम जीवित एक लिक्विड बोलते हैं, लिविंग एक लिक्विड के तौर पे यहाँ पर जानते हैं कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस भी उपस्थित होता है और साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस नहीं होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ भाई, देखो जिन्होंने भी फर्स्ट क्लास नहीं करी थी एक बार कर लेना, एक बार कर लेना। पिछली वाली क्लास चल भी जाएगी, उसके इश्यूज जो आ रहे हैं उसे मैं सॉर्ट करा दूंगी आज क्लास के बाद। और पीडीएफ जो है वो सेशन के तुरंत बाद से मैं आपकी अपलोड करवा दूंगी, तो उसको आप देख लेना। अब बताओ कोई समस्या? तो ये अंदर जो लिक्विड है साइटोप्लाज्म कब तक था? जब तक न्यूक्लियस नहीं था। जैसे ही मैंने यहाँ पर देखा कि अच्छा न्यूक्लियस है, तब आप इसको प्रोटोप्लाज्म का भी नाम यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है, इसी तरह से अगली हेडिंग डाल लेंगे नंबर 2, सेल की मेम्ब्रेन। अगला कोशिकांग है आपका सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, ये चुन चुन कर एंट्री कराती है। प्लाज्मा झिल्ली, इट फॉर्म्स द आउटर लेयर। अभी बताया ये एनिमल सेल के अंदर बाहरी लेयर बनाएगी, जैसे सेल वॉल प्लांट में बना रही थी। यह
जंतु कोशिका में बाहरी झिल्ली बनाती है। ठीक है, दूसरी बात, इस डायग्राम को देखो, होता क्या है कि ये बिल्कुल बाहर की तरफ एक लेयर बनी हुई है। ये बहुत सिलेक्ट करके क्या करेगी, किसी को भी सेल के अंदर आने देगी और सेल के अंदर से बाहर जाने देगी। ऐसा नहीं है कि मैम घर के बाहर चौकीदार बिठाया हुआ है और वो चौकीदार हर किसी की एंट्री करा दे, तो मसला ही क्या है भाई चौकीदार का, है ना। उस गार्ड का हेल्प ही क्या है जब वो हर किसी की एंट्री करा रहा है। एटलीस्ट वो सिलेक्ट करे कि कौन सेल के अंदर आ सकता है, कौन घर का मेंबर है, कौन बाहर का है, किसको आना चाहिए, किसको नहीं आना चाहिए, ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर अगर हम इस सेल मेम्ब्रेन की बात करें, ये सेल मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य होती है, यानी कि सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। ये चुन चुनकर लोगों की एंट्री और एग्जिट कराती है कि भैया अच्छा ठीक है, तुम काम के हो, तुम सेल के अंदर आ जाओ और तुम बाहर चले जाओ, अदरवाइज हर किसी की एंट्री यहाँ पर नहीं होने देती है। ठीक है, नहीं होने देती है। तो इसको हम यहाँ नाम देते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है। कौन है ऐसा जिसको हिंदी दिखाई नहीं दे रही है, बस मुझे इतना बता दो, कौन है ऐसा जिसको दिखाई नहीं दे रही है भाई? राहुल कुमार कहाँ है, हिंदी नहीं है यहाँ पे, ये बताओ। क्यों करते हो भाई ऐसी बातें? इट इज सिलेक्टिवली सेमी परमिएबल, इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली कहा जाता है इसे। सिलेक्टिवली सेमी परमिएबल, सिलेक्ट करती है कि किसकी एंट्री होगी, किसकी नहीं होगी। ठीक है, चूज करके एंट्री और एग्जिट कराती है। तो इस प्रॉपर्टी को हमने क्या कहा, अर्धपारगम्य है। अब अगर मैं इस पूरी झिल्ली का स्ट्रक्चर देखूं तो वो सिंगर और निकोलसन साहब थे, 1972 में उन्होंने दिया था। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना, स्ट्रक्चर वॉज described by Singer and Nicholson। सिंगर और निकोलसन ने 1972 में क्या दिया था, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल दिया था। लिखते चलना साथ में भाई, सिंगर व निकोलसन ने 1972 में तरल मोज़ैक प्रतिरूप दिया था। अब क्या होता है तरल मोज़ैक प्रतिरूप, क्या है ये फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, क्या है ये, यहाँ पर किसने खोज करी, सिंगर और निकोलसन ने खोज करी। ठीक है, चलिए पढ़ लो, फिर उसके बाद एमसीक्यू भी कर लेंगे, पहले समझ लो। तो ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, इसी के साथ साथ इसका स्ट्रक्चर पूरा का पूरा तरल मोज़ैक प्रतिरूप नाम से सिंगर और निकोलसन ने दिया था। क्या है ये पूरा स्ट्रक्चर, आप देख सकते हो, ये झिल्ली है भाई। मैंने तो कुछ इस प्रकार से बनाई थी ना, मैंने कहा था ये गोल झिल्ली है, लेकिन इस पूरी गोल झिल्ली में भी आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हो वो कुछ इस प्रकार की है कि अगर मैं इस पूरी लेयर को देखूंगी तो ये पूरी की पूरी लेयर मेरी कैसी बनी हुई है, इस प्रकार से बनी हुई है। मतलब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ऊपर और नीचे दोहरी झिल्ली होती है, किसकी होती है, फॉस्फोलिपिड की। ये आप देख रहे हो, एक हेड है और नीचे इसकी टेल निकली हुई है, कुछ इस प्रकार से हेड है और नीचे टेल आ रही है। ये फॉस्फोलिपिड की ऊपर की झिल्ली है और ये नीचे की झिल्ली है। ये होते हैं आपके फॉस्फोलिपिड, जो कि एक प्रकार का
हम कह सकते हैं कि वसा के मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर जो इस लेयर को बनाने में मदद कर रहे हैं। अंदर ही अंदर बीचों बीच में कुछ प्रोटीन धसे हुए हैं, ये जो देख रहे हो ये अंदर इस झिल्ली में धसे हुए हैं, कुछ बाहर की तरफ मुझे उभरे हुए दिख रहे हैं। ये भीतरी प्रोटीन्स हैं, ये बाहरी प्रोटीन्स दिख रहे हैं। इसके ऊपर ये जो चेन दिख रही है आपको, ये शर्करा, ये कार्बोहाइड्रेट्स की चेन यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट्स की चेन यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो लगभग ये स्ट्रक्चर होता है जो हमें बताता है कि भैया ये क्या है, तरल मोज़ैक प्रतिरूप। इससे ये मानना था इनका कि ये जो मॉडल मैं नाम दे रहा हूँ फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, ये माना जाता है कि इस प्रकार की झिल्ली जो है ये पूरे के पूरे एक द्रव्य में क्या होगी, तैर रही होगी। लगभग आपका अंदर साइटोप्लाज्म है, उसके सराउंडिंग में ही यहाँ पर फिट हो रही है। तो इसकी नेचर को देख करके हमने नाम दिया इसका फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, जिसमें आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि प्लाज्मा झिल्ली का ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, तरल मोज़ैक प्रतिरूप है, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल है, ये किसने दिया था? आप बताएंगे सिंगर और निकोलसन ने दिया था। वो पूछेगा कि ये किससे मिलके बनी है? फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से। फॉस्फोलिपिड की कितनी लेयर है? आप बोलोगे ऊपर और नीचे 2 लेयर है, बाई लेयर से मिलकर के ये बना हुआ है। कोई डाउट किसी को यहाँ पर? बेटा सारा कवर हो जाएगा, तुम पढ़ने पर ध्यान दे दो। तुमसे मैंने डे 1 पर भी यही कहा था कि आप पढ़ने पर ध्यान दीजिए, वो आपके लिए अच्छा होगा। आपको कितने और कहाँ तक के एग्जाम्स के लिए कवर कराना है वो आप मेरे ऊपर छोड़ दो। ठीक है, आज दूसरी ये जो क्लास है, इस क्लास में हमने मतलब पिछली क्लास में हमने सेल का पढ़ लिया था। जिसने नहीं देखा है वो एक बार जरूर से देख लेना। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं, इसको नोट करिए। सिंगर और निकोलसन ने दिया था। सेमी परमिएबल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अलाउ नहीं करती हर किसी की एंट्री को, हर किसी की एंट्री को अलाउ नहीं करती। जो सेल के लिए काम के होंगे उनको अलाउ करेगी और अदरवाइज वो बाहर छोड़ देगी कि नहीं भैया तुम अंदर नहीं आ सकते, तुम काम के नहीं हो हमारे। ठीक है, तो ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये बाहरी झिल्ली बना रही है। सिलेक्टिवली सेमी परमिएबल मतलब चुनिंदा लोगों की एंट्री और एग्जिट कराती है, अंदर आने देती है और बाहर जाने देती है। इसका स्ट्रक्चर दिया था फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। यहाँ तक लिख लिया है सबने? एक थम्सअप का साइन भेजो। यहाँ तक लिख लिया है सभी ने? एक जल्दी से थम्सअप का साइन शेयर करें। ठीक है, तो आप लिख लेना फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। ये था वो मॉडल जो दिया था सिंगर निकोलसन ने, तरल मोज़ैक प्रतिरूप। इसके तहत क्या क्या चीजें हैं? बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। दूसरा क्या है हमारे पास? इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। और क्या है भैया? कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। एक तो आपकी दोहरी झिल्ली होती है फॉस्फोलिपिड की, फिर आपके कुछ भीतरी व बाहरी प्रोटीन पाए जाते हैं और शर्करा मौजूद होती है। इन तीनों से मिलकर के हमारा ये पूरा का पूरा सेल मेम्ब्रेन जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। सेल की मेम्ब्रेन जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। क्या ये बात सभी को क्लियर है? लगभग एक बाउंड्री बना रही है ना यार, इतनी तो बात समझो। ये पूरे मेरे पास जो भी सेल है, इस सेल का एक बाउंड्री बना के ही तो रखी है। एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो, बस प्लांट सेल में एक फर्क आ जाता है कि उसके ऊपर एक सेल वॉल और आ जाती है, अदरवाइज तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये आउटर लेयर बनती है। तो लिख लीजिए इसको कि ये फ्लूइड मोज़ैक मॉडल है, कुछ इस प्रकार से आपको दिख रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। चलो, तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगी। लगभग इसकी मोटाई भी अगर हम देखें तो लिख लेना यहाँ 5 से 10 नैनोमीटर की
थिकनेस, जो मोटाई होती है इसकी वो देखी जाती है, ठीक है, इतनी ये थिक होती है, ज़्यादा मोटी नहीं होती, 5 से 10 नैनोमीटर्स तक ये दिखाई देती है। 1972 में एस.जे. सिंगर और निकोलसन ने इसका आविष्कार, इसकी खोज यहाँ पर कर दी थी। तो सभी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्लियर हो गई कि मैम क्या है, कैसे है, क्या काम कर रही है। लगभग आपके इस पूरे कोशिका को आप देख सकते हो, शेप भी यही दे रही है, आकार भी यही दे रही है ना, बाउंड्री भी यही बना रही है। आपसे पूछा जाए कि भैया क्या काम कर रही है, एक बाउंड्री बनाने का काम कर रही है, बाहर की तरफ इसको आकार दे रही है, साथ ही साथ में सेमी परमिएबल है, अर्धपारगम्य में एंट्री एग्जिट को यहाँ पर देख रही है, एंट्री और एग्जिट को यहाँ पर ये देख रही है। तो ये दो मुख्य बाहरी आवरण हमने देखे जिनको कहा जाता है सेल की मेम्ब्रेन और सेल की वॉल। ये देख सकते हो, ये ऊपर की एक झिल्ली है, ये नीचे की एक झिल्ली, अलग अलग डायग्राम से रिप्रेजेंट भी आपको करा गया है। ये ऊपर फॉस्फोलिपिड की एक लेयर, ये नीचे वाली, ये प्रोटीन्स अंदर धंसे हुए हैं, कुछ बाहरी हैं, ये ऊपर शर्करा लगी हुई है, तो इसको नाम देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसी को भी कोई डाउट लग रहा हो तो मुझसे एक बार अभी और पूछ लो भाई। ये देखो कुछ इस प्रकार से, ये लेयर, ये लेयर, ये आपके क्या हो गए, फॉस्फोलिपिड के अणु हो गए, और अंदर प्रोटीन धंसा हुआ है, आंतरिक प्रोटीन, ऊपर की तरफ कुछ अलग आपका परिधीय प्रोटीन हो गया। इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर पूरा का पूरा बना हुआ होता है। क्लास सुबह 7 बजे से चलती है रोज, पीडीएफ क्लास के बाद आपकी उपलब्ध करा दी जाएगी, ठीक है, पीडीएफ क्लास के बाद आपकी उपलब्ध करा दी जाएगी। तो भैया ये होता है हमारा यहाँ पर जिसे नाम दिया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इतना तो आप समझ गए कि मैम ये मसला चल क्या रहा है। ये मेरे पास एक सेल है, हमने सेल की पूरी बाउंड्री समझी, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दूसरी सेल वॉल है। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के नाम से आप इसे कह सकते हैं, ठीक है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के नाम से आप इसे कह सकते हैं। एक बार फटाफट से इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि आपके दो प्रकार के सेल थे, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में ज्यादा चीजें डेवलप नहीं हुई थी, जो अभी हम पढ़ेंगे आगे। बैक्टीरिया अकेला इसका एक उदाहरण है। यूकैरियोटिक में सब कुछ लगभग मैच्योर सेल की तरह दिखाई दे रहा था। फिर हमने समझा कि भैया सबसे बाहरी आवरण जो हमारा होता है उसे हम सेल की वॉल कहते हैं। कुछ इस प्रकार से बाहरी झिल्ली दिखी थी, प्लांट में होती है, एनिमल्स में नहीं होती। प्लांट के अंदर ये दोनों ही झिल्लियां होंगी, जिसको हम कह रहे थे कि ये सेल वॉल 3 लेयर से मिलकर बनी है, प्राइमरी, सेकेंडरी और मिडिल लेमेला। ये क्वेश्चन इस बार 2023 सीरियल में भी पूछा गया था कि मध्य लेमेला किससे मिलकर के बनी है, तो ये बता देना पेक्टिन से मिलकर के बनी हुई है, ठीक है, पेक्टिन से मिलकर के ये बनी हुई है। तो पूछा जो रिसेंट गया है वो भी हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इसी के बाद यह आपका बाहरी आवरण है, बाकी के अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में नाम आ जाता है। 2022 सीजीएल का क्वेश्चन है कि प्लांट की सेल वॉल किससे मिलके बनी है, सीजीएल 2022 में आपने कहा सेल्यूलोज में, प्रीलिम्स में पूछा था। फिर पूछ ले शैवाल में किसकी है, कवक में किसकी है, बैक्टीरिया में किसकी है, तो ये रिलेटेबल चीजें यहाँ पर हो जाएंगी, ठीक है। इसी के साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर आएंगे, जो अंदर वाली झिल्ली है, इसके अंदर द्रव्य भरा हुआ है जिसको हमने साइटोप्लाज्म कहा। जब तक सेल में है साइटोप्लाज्म, जैसे ही न्यूक्लियस आ जाएगा उसको प्रोटोप्लाज्म का नाम देंगे। न्यूक्लियस क्या होता है, हमारा जीवित कोशिकांग है, लिविंग कोशिकांग है। इसी के साथ ये बन जाता है आपका प्रोटोप्लाज्म। फिर हमने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन के बारे में कि सेल मेम्ब्रेन कैसी है, अर्धपारगम्य है, जो कि सिंगर और निकोलसन साहब ने इसके स्ट्रक्चर को बताया कि फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के ये बनी हुई है। किसी को यहाँ तक कोई समस्या, कोई भी दिक्कत लग रही हो? अब एक छोटी सी चीज बताओ कि मैम यहाँ तक तो चलो हम समझ गए, ठीक है, आपने ये सब चीजें तो हमें बता दी। मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि ये सेल है, सेल में भरा हुआ एक लिक्विड, तुमने कहा ठीक है मैडम प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है। अब बीच में मैं अगर तुमसे ये कहूँ कि यहाँ न्यूक्लियस बैठा है, और न्यूक्लियस है आपके शरीर में जैसे ब्रेन काम करता है, आपके मस्तिष्क में जैसे मतलब आपकी बॉडी में जैसे ब्रेन काम कर रहा है, ऐसे ही सेल का ब्रेन कहा जाता है ये न्यूक्लियस, जिसको कहते हैं केंद्रक। और इसी केंद्रक को हम नाम देते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, कोशिका का मस्तिष्क। क्योंकि आप समझो कि हमारी पूरी बॉडी में छोटे छोटे से बहुत सारे सेल्स हैं जो मिलकर के टिश्यू बनाए, अंग बना, अंग प्रणाली बनी, तब जाकर के कहीं एक मानव तैयार हुआ। और इसी सेल के अंदर ये जो न्यूक्लियस है ये संभालता है कि भैया इस सेल में चल क्या रहा है, खाना बन रहा है, पैकिंग हो रही है, एनर्जी बन रही है, प्रोटीन बन रहा है, क्या बन रहा है। तो इस न्यूक्लियस के अंदर भी हमारा एक लिक्विड भरा हुआ होता है, कुछ इस तरह से तैर रहा होता है। उस लिक्विड को मैं क्या नाम दूंगी कि सेल के अंदर वाला लिक्विड साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस के अंदर का लिक्विड बन जाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य। बोलो बात समझे कि नहीं, जल्दी से बताओ मुझे एक बार। इसे केंद्रक द्रव्य कहेंगे, जैसे इस लिक्विड को हमने कोशिका द्रव्य कहा था, साइटोप्लाज्म कहा था।
कोशिका द्रव्य कहा था कि नहीं कहा था भाई? प्लांट सेल शेप एंड स्ट्रक्चर इज गिवन बाय सेल वॉल एंड एन एनिमल बाय सेल मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही रूपा। ठीक है भाई, क्लियर। तो इसे हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इसी न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे न्यूक्लियस के ऊपर भी हमारी क्या लगी होगी, 2 झिल्लियां लगी हुई होंगी, 2 लेयर्स जो हैं वो लगी हुई होती हैं। आ जाइए जरा देख लेते हैं कि मैम ये दिखता कैसा है। माइटोकॉन्ड्रिया बाद में पढ़ेंगे, पहले न्यूक्लियस समझ लेते हैं भाई। ये है आपका न्यूक्लियस, दिख रहा है सबको? ये पूरा का पूरा सेल है। अब तुम देख पा रहे हो इस सेल के अंदर सब कुछ तैर रहा है। ये बीच वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, इसे हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं। ठीक है, इसको हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं। इसी को कहा जाता है ब्रेन ऑफ द सेल। ये देखो कुछ इस प्रकार से बिल्कुल सेंटर में ये उपस्थित होता है, चाहे प्लांट में देखो चाहे एनिमल में देखो। निकनेम ही तो था ब्रेन ऑफ द सेल, कोशिका का मस्तिष्क। तो इसे कहा जाता है न्यूक्लियस। यहां तक सब कुछ क्लियर है सबको? एक बार बता दें। न्यूक्लियस को कल शुरू करें, ठीक है? आपका समय भी हो चला है, कल शुरू करते हैं आपके इस नए टॉपिक को जिसका नाम है न्यूक्लियस। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन को अच्छे से रिवाइज कर लेना आज, और फिर शुरू करते हैं न्यूक्लियस वाला भाग। ये बाकी जो तैर रहे हैं सराउंडिंग में, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, सूत्रकणिकाएं कहा जाता है। तो लगभग ये सब हमें मुझे कुछ ऐसा तैरता हुआ नजर आता है। न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर ही हम क्या देखेंगे, कुछ इस प्रकार से आपके डीएनए कूदते फलांगते हुए से नजर आते हैं। न्यूक्लियस के अंदर हमें ये दिख रही हैं। इज दिस क्लियर? देखो बायोलॉजी की क्लास जो है वो आप लोग की रहेगी डेली सुबह 7 बजे, ठीक है? मंडे से लेकर के क्लास आपकी फ्राइडे तक रहेगी, और फिर हम सैटरडे में आपका वीकली टेस्ट या डाउट सेशन जो होगा उसको रखा करेंगे। तो इसी प्रकार से आपका जो सिलेबस है वो पूरा कराया जाएगा। आप लोग इतना मान के चलिए कि अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने पूरे के पूरे हम यहाँ पर इसके लिए लेंगे। 2 मंथ्स के अंदर पूरी आपकी जो बायोलॉजी है उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो आशा यही करूँगी कि सब कुछ आपको क्लियर हो गया हो। और रही बात पीडीएफ की, पीडीएफ क्लास के बाद आप लोगों तक पहुँचा दी जाएगी। इज दिस क्लियर? चलिए, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और रिवीजन ज़रूर से कर लीजिए। हाँ, पीडीएफ में अपलोड करवाती हूँ। हैव अ वेरी गुड डे। थैंक यू सो मच।